नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल और नेक्स्ट एग्जाम में। तो दोस्तों, जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि हम आपका रूबरू करवाएंगे पुराने टॉपर से जिन्होंने पहले एंट्रेंस एग्जाम क्लियर किया है और बहुत कुछ लाइफ में और भी अचीव किया है। तो इसी कड़ी में आज हमारे साथ जुड़े हैं हमारे प्रिय मैडम किरण बाला मैम। ओके। तो ये बहुत ही ज्यादा इंस्पायरिंग है हमारे लिए और मेरे लिए तो खासकर। तो इनके बारे में बताना मैं आपको स्टार्ट करूंगा। ये बेसिकली मनाली से बिलोंग करते हैं और इन्होंने एमफिल करी हुई है एचपीयू यूनिवर्सिटी से। इनका नेट क्वालिफाइड है और इन्होंने बीएचपीयू बीएड एंट्रेंस में इनका रैंक था 3, वो भी मेडिकल कैटेगरी में। और इन्होंने एचपी टेट भी क्वालिफाइड किया हुआ है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, ये इस टाइम काम कर रही हैं दूरदर्शन हिमाचल के साथ। और जो अब इनका पुराना बहुत हम बचपन में देखा करते थे एक शो, द रित शो, अब ये उनके साथ भी जुड़ी हुई हैं और आपको ये रित शो में भी देखने को मिल जाएंगी। तो किरण मैम जी, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। सर, थैंक यू वेरी मच। दीपक, बहुत बहुत थैंक यू। ऑल नेक्स्ट एग्जाम में आपने मुझे बुलाया, मुझे बहुत अच्छा लगा। लेकिन मैम तो प्लीज मत ही कहो, क्योंकि हम बैचमेट्स रहे हैं, दोस्त रहे हैं, और बहुत अच्छे से हमने अपनी बीएड को एंजॉय किया है। आपने जी। जो कुछ तारीफ में शब्द कहे उसके लिए धन्यवाद भी करती हूँ, लेकिन अ, कुछ ज्यादा आपने कह दिया है शायद। ना ज्यादा नहीं, आप इसके तो हैं, काबिल हैं और आपने बहुत कुछ अचीव किया है। आप हमारे मेरे लिए तो एक मतलब एल्डर सिस्टर के रूप में आपने हमेशा मुझे गाइड किया है बहुत समय समय के ऊपर। और ये जो हमारा चैनल है ऑल नेक्स्ट एग्जाम, इनमें भी इनका काफी योगदान रहा है। बहुत ही समय में इन्होंने हमें टाइम टाइम के ऊपर गाइडेंस। ओके। तो मैम, मैं आपके ये ही जानना चाहूंगा कि सबसे पहले तो आप अपने बारे में बताइए, जो मैंने मतलब स्किप कर दिया हो, वो आप अपने बारे में जरूर बताएं। अ, वैसे आपने कुछ स्किप नहीं किया। नमस्कार आप सभी दर्शक जो एम आई देख ऑडिबल रहे मैम? हैं ऑल नेक्स्ट एग्जाम और जुड़े हुए हैं दीपक के साथ। आप सभी को मैं नमस्कार करती हूँ। आप हमें सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उसके लिए धन्यवाद। अ, मैं मनाली से बिलोंग करती हूँ। जी हाँ, मेरी पढ़ाई लिखाई भी मनाली सीनियर सेकेंडरी स्कूल, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल, वहीं से हुई। फिर डिग्री कॉलेज कुल्लू से ग्रेजुएशन किया। उसके बाद एमएलएसएन सुंदरनगर से एमएससी करने के बाद एमफिल मैंने यूनिवर्सिटी से की। एमफिल करने के बाद मैंने दो तीन बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट्स में पढ़ाया भी है, जिसमें सेंटर ऑफ एक्सीलेंस संजौली और शिमला क्लासेस जैसे इंस्टीट्यूट्स आते हैं, जहां पर मैंने लगभग 1 साल तक अध्यापन का कार्य किया। लेकिन उसके बीच में आप सभी जानते हैं कि कोरोना का टाइम आया, लॉकडाउन लगा, तो एक स्थिरता जीवन में नजर आई। तो उस स्थिरता से पार पाने के लिए कि कुछ तो करना है, तो मुझे लगा कि बीएड एक बहुत अच्छा ऑप्शन है जो मैंने अभी तक नहीं किया है। मेरे बायोडाटा में बीएड का अगर टैग जुड़ जाता है तो वो भी और अच्छा हो जाएगा। तो फिर मैंने बीएड के लिए परस्यू किया। मैंने एच और ये खुशकिस्मती बोलें या सिर्फ एक लक का चांस बोलें कि उसमें मुझे एचपीयू में आने का मौका मिला और आप जैसे लोगों के साथ पढ़ने का मौका मिला, तो ये बहुत बड़ी बात थी मेरे लिए। और उसके बाद जैसे ही बीएड खत्म हुआ तो दूरदर्शन शिमला के साथ जुड़ना हुआ है और अभी वहीं पर हूँ, बस। उसके लिए दूरदर्शन शिमला के साथ जुड़ने के लिए मैम आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू। तो मैम, अब बच्चे आपसे ये जानना चाहते हैं कि आपकी किस तरह से स्ट्रेटजी रही थी, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ये फॉर्म भरते हैं और बहुत सारे बच्चों का मतलब उनको प्राइवेट कॉलेज में भी एडमिशन नहीं मिल पाता है। सरकारी तो सीटें हम्म, बहुत कम है, लेकिन प्राइवेट में भी एडमिशन नहीं हो पाता है। तो आप किस तरह हम्म। से बच्चों को गाइड करेंगी और किस तरह से बताएंगी कि आपने क्या क्या किया, जो जो आपने किया, और वो बच्चे फॉलो करें, और क्या क्या उनको नहीं करना चाहिए वो भी आप उनको फॉलो मतलब बताएं अपना। दीपक, जो मैं बच्चों से कहना चाहती हूँ वो ये है कि बीएड का जो एग्जाम है वो आजकल लोगों ने ये मान लिया है कि अगर आपने ग्रेजुएशन कर लिया कि तो चलो बीएड कर लेते हैं। बीएड सिर्फ एक डिग्री नहीं है, इट्स अ प्रोफेशनल कोर्स। एंड इफ यू वांट टू कम इन अ प्रोफेशनल कोर्स, आपको सबसे पहले ये देखना होगा कि आप उस कोर्स के लिए दिल से तैयार हैं कि नहीं है। मतलब अगर आप दिल से तैयार नहीं होंगे, आप टीचर बनना ही नहीं चाहते हैं, लेकिन आप सिर्फ इसलिए बीएड करना चाहते हैं कि एक टैग आपके साथ जुड़ जाएगा, लोग कहेंगे कि भाई ये तो बीएससी एमएससी बीएड है, तो
सिर्फ वो तो इनफ नहीं होगा। तो मेरा बिल्कुल। जो पर्सनल ओपिनियन था बीएड को लेकर, टीचर तो बनना ही है, टीचिंग एक हाँ हाँ। पैशन है। मैं कॉलेज टाइम से लोगों को पढ़ा रही हूँ, बच्चों को पढ़ा रही हूँ, स्कूल में, फिर कॉलेज में, इंस्टीट्यूट्स में पढ़ाया है। तो कहीं ना कहीं टीचिंग का जो एप्टीट्यूड है वो तो रहा ही है जी जिंदगी में। तो आज भी अगर हम देखें तो लगभग लगभग 4-1 हजार बच्चे हर साल इस एंट्रांस को भरते हैं बीएड करने के लिए। और हिमाचल में सिर्फ 2 सरकारी कॉलेज हैं जिसमें 250 सीट्स हैं, और उसके बाद 72 to 75 जो हैं वो निजी बीएड कॉलेज हैं। तो उनके लिए वो जाने की कोशिश करते हैं कि उन्हें कोई ना कोई सीट मिले। लेकिन असल में सीट उन्हीं बच्चों को मिलती है जो बीएड एक्चुअल में करना चाहते हैं, जिन्होंने उसकी प्रेपरेशन की होती है। और एक्चुअल में जो बहुत अच्छे टीचर बनना चाहते हैं वो बहुत अच्छी प्रेपरेशन करते हैं, और वो सिर्फ 2 कॉलेजेस के लिए compete करते हैं, जिसमें एक एचपीयू आता है और एक जो है हमारा टीचिंग एजुकेशन सेंटर धर्मशाला, वहां के लिए आते हैं। तो मेरी स्ट्रैटेजी की अगर आप बात करें तो कोई खास स्ट्रैटेजी नहीं रही, क्योंकि मैं पहले से ही पढ़ाती आ रही थी। स्ट्रैटेजी यहाँ पर उन लोगों के लिए शायद ज्यादा मायने रखती होगी जो सीधा ग्रेजुएशन के बाद compete कर रहे हैं। देखो, किसी भी एग्जाम में आप अपियर हो रहे हैं ना, उसका क्रैक होना या ना होना बहुत सारी फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। आपका एक्सपीरियंस बिल्कुल। कितना है, जैसे मैं हूं तो मुझे टीचिंग का एक्सपीरियंस था, बहुत सारे एग्जाम पहले दिए तो उनका एक्सपीरियंस भी रहा कि एग्जाम किस तरह से होते हैं, है ना। लेकिन जो नया बच्चा आ रहा है उसके लिए उसका नॉलेज कितना है, प्रीवियस नॉलेज कितना है, ये भी उसकी स्ट्रैटेजी में मैटर करता है। वो वो कितना डेडिकेशन, कितना टाइम किसी एग्जाम के लिए दे रहा है, उसका मेंटल लेवल जो है वो किस लेवल का है, वो भी मैटर करता है। तो हर ये चीज को जो है वो देखना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। लेकिन जो मेरी स्ट्रैटेजी रही वो रही प्रीवियस 5 to 6 years क्वेश्चन पेपर देखना, सिलेबस देखना, और उस सिलेबस के अकॉर्डिंग अपने टाइम को देखना कि ये चीज मैं कितने टाइम में अचीव कर पाऊंगी। जैसे सिलेबस में लॉजिकल रीजनिंग करके एक सेक्शन आता है जिसमें मैथ्स के कुछ क्वेश्चंस भी आते हैं। तो मुझे पता है कि मेरा यस। मैथ्स, मुझे लगता है कि उतना स्ट्रांग नहीं है, मैं उतना कॉन्फिडेंट नहीं हूँ मैथ्स में। तो उस सेक्शन को छोड़ दिया था मैंने, और मुझे पता था कि टीचिंग एप्टीट्यूड वाला सेक्शन मैं अच्छे से कर लूंगी, क्योंकि मुझे वो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस थे वो ऐसे लगे कि ये तो सही है, मतलब इसमें मेरी पकड़ पूरी है। तो वो वाले क्वेश्चन हो गए। एचपीजी के बहुत हाई लेवल का जीके नहीं वो पूछते हैं, जब बीएड का एंट्रांस होता है तो यस बहुत मैम। नॉर्मल लेवल का जीके आता है, तो उसमें मैं गुड थी। इंडियन जीके में अच्छा था। इंग्लिश हिंदी बहुत अच्छे थे। लेकिन थोड़ा सा जो था वो सिर्फ वो लॉजिकल रीजनिंग में, मैथ्स वाला जो सेक्शन। तो मुझे ये लगा कि 100 से आप अगर मार्क्स होंगे तो धर्मशाला और एचपीयू मिल ही जाएगा, लेकिन एचपीयू अपनी प्रेफरेंस थी। सो एग्जाम देने गई, बहुत ज्यादा तैयारी नहीं की थी, लेकिन मैंने सिर्फ क्वेश्चन पेपर पढ़े, और उन क्वेश्चन पेपर्स को पढ़ के थोड़े कमीशन एंड कमेटी वो पढ़े, और उनके हिसाब से मैं गई, और मुझे पेपर देते ही लग गया था कि 100 से ऊपर तो है। फिर ये अलग बात है कि वो रैंक 3 होना या 4 होना, वो फिर अलग बात हो जाती है। यस मैम, वो तो तो है। सिर्फ compete इसलिए अच्छा। किया था कि मुझे एचपीयू या धर्मशाला जाना है, इससे आगे पीछे कहीं नहीं। अगर मुझे आगे। प्राइवेट कॉलेज में सीट मिलती है तो आई विल ड्रॉप, मैं कहीं और पढ़ाना जारी रखूंगी। अगर मुझे सरकारी ओके। सीट मिलती है तो आई विल परसू माई बीएड। जी। ओके मैम। मैम यहाँ पे बच्चे कुछ ऐसे मेरे को टेक्स्ट आते हैं या फिर कॉल आता है ये बच्चों का कि सर हम बेसिक्स लेवल से स्टार्ट कर रहे हैं, अभी तक हमने हिस्ट्री का कुछ भी नहीं आता। तो क्या 2-3 मंथ में वो हिस्ट्री को कवर कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे? क्योंकि मुझे तो लगता है कि हिस्ट्री एक समुंदर की तरह है, कहाँ से कोई हम्म। कौन से क्वेश्चन पूछ ले वो किसी को भी नहीं पता। नहीं तो पता। उन बच्चों को आप किस तरह से गाइड करेंगे कि बच्चे जो हो पे अभी से तैयारी करना स्टार्ट कर दें, और कहाँ से स्टार्ट करें, कैसे तैयार करें, और मतलब बेसिक लेवल से उनको कहाँ से चलना चाहिए? जहाँ पे उनकी पकड़ अच्छी नहीं है उनको, वो जैसे आपने रीजनिंग का सेक्शन स्किप कर दिया, तो क्या वो हिस्ट्री के कुछ सेक्शन को स्किप कर सकते हैं या नहीं कर सकते? आप उनको इस विषय पे थोड़ा सा प्रकाश डालें। हम्म। देखो दीपक, ये सबका पर्सनल ओपिनियन हो सकता है। मैं इसमें किसी को मतलब बिल्कुल ये नहीं कहूंगी कि जो मैं कह रही हूँ वही बिल्कुल ठीक है। तो मुझे ये लगता है कि जब हम पढ़ाई शुरू करते हैं 6 to 10th या +2 लेवल तक, हमने जितनी पढ़ाई की होती है, ग्रेजुएशन लेवल में जितना पढ़ाई किया होता है, वो डीपर लेवल में कुछ भी बीएड में नहीं पूछते हैं।
यस, वास्ट बहुत ज्यादा है सिलेबस, लेकिन डीप वो कभी भी नहीं होता है। अगर आप किसी और एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या आपने बीएड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखे हैं और उन क्वेश्चंस से आप उस लेवल का पता लगा सकते हैं। वो क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो स्कूल्स में, मॉर्निंग असेंबली में आप जानते होंगे कि बहुत सारे हाँ स्कूल्स में जीके की एक मॉर्निंग असेंबली में स्पेशल स्लॉट रहता है, तो वहां पे भी जी वो जी। क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और वो रिपीटेड क्वेश्चंस जो हैं वही बीएड में आते हैं। तो अगर स्टूडेंट्स ज्यादा नहीं, सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यूज वाली जो बुक्स दी होती हैं और वहां पर जो क्वेश्चंस दिए होते हैं, सिर्फ उन्हीं को मार्क करना शुरू कर दें, पढ़ना शुरू कर दें, और डिटेल में एक बार आप अपने नोट्स जो भी आपने बनाए हुए हैं या नहीं बनाए हुए हैं, या फिर जो आपकी बुक्स हैं, जैसे लूसेंट की बुक बहुत अच्छी है, अरिहंत की बुक्स बहुत अच्छी आ रही हैं जीके के लिए जो बुक्स हैं, या धनखड़ पब्लिकेशन है, बहुत अच्छी बुक्स हैं। आप एक बार उनको पढ़िए, और पढ़ने के बाद जरूर ये देखिए कि आप एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। आप सिर्फ पढ़े जा रहे हैं, पढ़े जा रहे हैं, और जो पढ़ रहे हैं उसको हूबहू नोट किए जा रहे हैं, तब तो नहीं होगा। लेकिन आप एक बार पढ़िए और फिर जो क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व कीजिए। तो क्वेश्चंस जब आप सॉल्व करते जाओगे ना, तो मैक्सिमम क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे जो बार बार रिपीट होते हैं, और बीएड में वैसे ही क्वेश्चन आते हैं, वो बहुत डीप लेवल का नहीं पूछते हैं। तो ये बिल्कुल एक स्ट्रैटेजी ये हो गई कि बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक है, इससे ज्यादा नहीं सकता। तो बिल्कुल। इस पढ़ो और क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को टेक करते जाओ। ओके मैम। मैम एक और क्वेश्चन था मेरा कि मुझे कुछ बच्चे पूछ रहे थे कि सर एचपीयू में ऐसा क्या खास है, हम एचपीयू ही क्यों लें, हम कोई और कॉलेज भी तो ले सकते हैं, एचपीयू में आपको ऐसा क्या मिलेगा जो बाकी कॉलेजेस में नहीं मिलेगा। तो मैंने तो उनको समझा दिया था, लेकिन एक बार आप भी बताएं कि आपको एचपीयू में और किसी अन्य कॉलेज में क्या डिफरेंस लगता है। एचपीयू एक समंदर है। अगर आप सिर्फ एक कागज का पीस ढूंढना चाहते हो तो आप किसी और कॉलेज चले जाइए। लेकिन अगर आप एक स्टूडेंट लाइफ को एंजॉय करना चाहते हो, आप स्टूडेंट लाइफ का जो स्ट्रगल है उसको एंजॉय करना चाहते हो, आप देखना चाहते हो कि एक गवर्नमेंट सीट के लिए कितने बच्चे compete कर रहे हैं और किस तरह से compete कर रहे हैं, क्या उनमें जोश है, जुनून है, क्या उनकी स्ट्रैटेजी रहती है, तो एचपीयू इज द प्लेस। वहां की लाइब्रेरी, वहां का एक एक बच्चा और उसके चेहरे की वो परेशानी जो ये बताती है कि इसको फ्यूचर में कुछ करने का डर है, वो अगर आप एक्सपीरियंस करना चाहते हो तो एचपीयू जाओ। अगर आप सिर्फ डिग्री लेना चाहते हो, अगर आप सिर्फ बीएड के कोर्स में टॉप करना चाहते हो, तो एवरी कॉलेज इज डूइंग वेरी बेस्ट इन देयर सब्जेक्ट, इन देयर फील्ड। बहुत सारे कॉलेजेस से बहुत अच्छे अच्छे बच्चे निकल रहे हैं और वो निकलते रहेंगे। लेकिन आप अपने बलबूते पर, अपने दम पर, अपने एक्सपीरियंस पर कुछ करना चाहते हो तो एचपीयू से अच्छी जगह पूरे हिमाचल में अभी तक तो मुझे नहीं लगता कि कोई है। ये आपको सेल्फ डिपेंडेंट यस मैम। बनाता है, एक सेल्फ रिलायंट बनाता है। बिल्कुल बिल्कुल मैम, जैसे सुबह 8 बजे बच्चे वो लाइन लगी होती है एचपीयू की लाइब्रेरी के लिए, और शाम को 8 बजे तक जैसे बच्चे बैठे होते हैं, तो जो ना वही पढ़ने वाला बैठे भी हो रहते हैं वो जब तक शाम कभी को निकल 8 बजे कभी निकल। हूटर नहीं बजता, तब तक वो उठना नहीं चाहते हैं वहां से। वो बिल्कुल। पूरा पूरा दिन बैठ के वहां पर पढ़ना चाहते हैं। ये एक माहौल है। अगर आप एक माहौल चाहते हैं जहाँ पे पढ़ाई का माहौल हो, तो एचपीयू से अच्छा माहौल आपको नहीं मिलेगा। आप घर से बीएड कर सकते हैं। आप 2 दिन बाजार जाओगे, सुबह आप बाजार जा रहे हो, बस स्टैंड जा रहे हो, फिर वापस आ रहे हो, वहां पर कोई और हल्ला है, शोरगुल है, आप उसमें भटक सकते हो। लेकिन एचपीयू में भटकने का मतलब ही नहीं है। आप बस में भी जाओगे तो वहां पे कुछ प्रोडक्टिव बातचीत होते होते आप अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचते हो। आप हॉस्टल के रास्ते में जाओगे तो वहां पे भी आपको कुछ ऐसे लोग मिलेंगे जो कुछ ना कुछ पढ़ रहे हैं या किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कशन कर रहे हैं। तो आपका दायरा जो है वो पढ़ाई, अपना करियर और अपने को सुधारने तक ही सीमित हो जाता है। और जब फोकस इतना इंक्रीज हो जाता है, इस लेवल तक बढ़ जाता है, तो आप अचीव करोगे, कुछ ना कुछ बहुत अच्छा अचीव करोगे। मैम यहाँ पे मैं अपनी बात बताना चाहूंगा। मेरा मुझे एमएससी में एचपीयू में मतलब सीट नहीं मिली थी, मैं वेटिंग लिस्ट में रह गया था। उस बात का खेद मुझे बहुत ज्यादा था। और जब मैंने बीएड में एचपीयू में एनरोल किया, उसके बाद जो मुझ में चेंजेस आए हैं वो आप भी जानते हो और मैं खुद भी जानता हूँ कि मुझ में क्या कितने चेंजेस आए हैं उसके बाद भी। आपने तो पूरी जर्नी मेरे साथ में देखी है कि स्टार्टिंग में किस तरह का था और अब मैं किस तरह का हूँ या फिर किस तरह से कर रहा हूँ, वो आप सब मतलब जानते हैं उसके बारे में। हम्म। दीपक, जब शुरू में आप आए थे तो ये ऑल नेक्स्ट एग्जाम जो था ये अभी बिल्कुल शुरुआत में था। आप थोड़ी छुटपुट वीडियोस बनाते थे
और अब जो चेंज एचपीयू में जाने के, एचपीयू से निकलने के बाद है, आप एक रोल मॉडल बन चुके हैं, आपके बहुत सारे स्टूडेंट्स एचपीयू में हैं। तो ये चेंज ऐसे तो नहीं आया, जरूर बहुत सारे लोग जो हैं एचपीयू में, आपने उनसे सीखा है, आपने जाना है, तभी ये चेंज आया है। अगर आप एचपीयू में नहीं होते तो ये जो ऑल नेक्स्ट एग्जाम का जो प्लेटफॉर्म है और दीपक सर जो हैं वो हमें नजर ही नहीं आते, वो हमें नजर नहीं आते। तो मुझे लगता है चेंजेस फिर। बहुत ज्यादा जरूरी हैं। एक भटके हुए इंसान से अगर कोई बिल्कुल वेल फोकस्ड और डेडिकेटेड आदमी अगर बन रहा है, तो इससे ज्यादा और क्या चाहिए। तो ये आप हैं। तो दीपक की जो जर्नी है उसको मैं दीपक के ही नाम पे बताना चाहूंगी। जैसे एक्सपेंशन आते हैं ना, वर्ड का एक्सपैंड करते हैं वर्ड्स को, तो दीपक का एक्सपेंशन हो गया डेडिकेटेड, एंथुजियास्टिक, एजुकेटेड, प्रोडक्टिव, एक्टिव एंड काइंड हार्ट। ये दीपक बन गए हैं। वाह, थैंक यू मैम इसके लिए। तो थैंक यू, बहुत सारा मैं थैंक यू। ये जो देख रही हैं, जितने भी स्टूडेंट्स आपको इस चैनल पे देख रहे हैं, उनको भी मैं बधाई देती हूँ और शुभकामनाएं देती हूँ कि वो आपके साथ जुड़े हैं। दीपक जैसे इंसान, दीपक जैसे मेंटोर का मिलना बहुत मुश्किल है। आप इनके चैनल पे वीडियोस देखिए, उनका अमाउंट देखिए, और उसके पीछे का हार्डवर्क अगर आप जानना चाहते हैं तो वो आप मुझसे पूछिए, कितनी मेहनत उसके पीछे करनी पड़ती है। रिकॉर्डिंग के बाद ये भी डिसाइड करना है कि बच्चों को क्या देना है, कितना देना है, कि वो बिल्कुल प्रोडक्टिव हो उनके लिए। वो बच्चे जो हैं सारे के सारे सिर्फ और सिर्फ एचक्यू और धर्मशाला के लिए compete करें 2-2,500 में, अगर दीपक के 200-250 बच्चे पहुंच जाते हैं तो इससे बड़ा मुझे नहीं लगता कि दीपक के लिए कोई रिवॉर्ड होगा। तो दीपक जैसा मैम मेंटोर इक्कीस मिलना बहुत इक्कीस मुश्किल इक्कीस है, जो हजार बच्चे भरते थे। डेडिकेटेड मेंटोर है बीएड के लिए, टैट के लिए और कमीशन के लिए भी। जल्द ही कमीशन के लिए भी कुछ लेके आएंगे। अभी यहीं पे सारा ध्यान लगा हुआ है हमारा। और मैम, आपने बोला 3-4 हजार, मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा बताना चाहूंगी कि पिछले साल 21 हजार लोगों ने फॉर्म भरा था, और 7 हजार हमारे पास 21,000। प्राइवेट सीट्स। 21 हजार लोग थे। और अभी तो आंकड़ा हम्म। लगातार बढ़ ही रहा है ये, क्योंकि हमारे टाइम में 16,000 थे, और लास्ट ईयर 21,200 कुछ लोग थे। और ये आंकड़ा लगातार बढ़ ही रहा है, तो बीएड का क्रेज तो मुझे देखो लगता है कि दीपक, यहाँ पर लगातार भी चला हुआ है। मैं सिर्फ 2-3 हजार क्यों कह रही हूँ यहाँ पे, इसका भी एक रीजन है। फॉर्म भरने को तो लाखों लोग फॉर्म भर लें, लेकिन जो compete कर रहे हैं एक्चुअल में, हमें उन्हें नहीं डराना चाहिए कि वो कितने लोगों के साथ compete कर रहे हैं। हाँ, ये तो है। 21,000 लोगों के साथ कभी उनका कंपटीशन हो ही नहीं सकता है। क्योंकि कुछ लोग तो ऐसे भी होते हैं जो, अच्छा किसी ने बोल दिया चलो फॉर्म भर देते हैं, तो भर दिया। बिल्कुल। तो हाँ हाँ हाँ। उन लोगों के साथ कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आपने अगर कुछ भी नहीं पढ़ा है, लेकिन अगर आप सिर्फ बीएड करना चाहते हैं, आपने सिर्फ ये सोच के किया है कि मुझे बीएड करनी है, तो भी आपका कंपटीशन जो है वो सिर्फ 3-4 हजार लोगों के साथ है। इससे ज्यादा लोगों के साथ 21,000 की गिनती, 2 लाख की गिनती। हर एग्जाम में कहा जाता है ना कि जेओआईटी के एग्जाम के लिए 2.5 लाख लोगों ने पेपर भरे हैं, इतने लाख लोगों ने भरा। भरने वालों से क्या होता है, आपको compete उनसे करना है जो तैयारी कर रहे हैं, और जो सिंसियरली तैयारी कर रहे हैं उनका कंपटीशन 1,000 लोगों से ऊपर नहीं है। सिर्फ 1,000 लोगों के साथ वो compete कर रहे हैं 250 सीट्स के लिए बस। यस मैम, ये तो तो है। इसमें डरना नहीं है कि कितने लोगों ने भरा है, कितने लोगों के साथ compete कर रहे हैं, कितनी सीट्स के ये लिए compete कर रहे हैं, दैट मैटर्स। यस मैम, ये तो आपने बिल्कुल सही बात कही। चलो मैम, एक लास्ट क्वेश्चन आपके लिए, लास्ट क्या, एक या दो क्वेश्चन और आएंगे आपके सामने, पर एक क्वेश्चन मुझे बता दो कि हॉस्टल के क्या क्या फायदे हैं। हॉस्टल, जैसे कि मेरा मेरा क्लियर था कि मुझे हॉस्टल नहीं मिला तो मैं बीएड ही नहीं करूंगा, क्योंकि हॉस्टल हम्म। एचपी में बहुत ही ज्यादा मायने रखते हैं, ये आपको भी पता है, क्योंकि आपने भी हॉस्टल लाइफ जी है, और मैंने भी। तो हॉस्टल किस तरह से फायदेमंद रह सकता है, और हॉस्टल में क्या क्या चेंजेस आ सकते हैं बच्चों के अंदर, ये भी आप थोड़ा सा इस पे थोड़ा सा प्रकाश डालें। हॉस्टल आपकी लाइफ को एक्सपेंड करता है, आपको टाइम देता है। अगर आप रूम लेते हैं तो आपके पास टाइम नहीं रहेगा, क्योंकि आपको सब्जी खरीदनी है, रूम जाके खाना बनाना है, उसके बाद पानी के लिए लाइन पे खड़े होना है, और वो भी एक टाइम का पानी आएगा, 3 दिन के बाद एक दिन पानी आता है शिमला में, और फिर उसके लिए भी आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा। दाओ ये सारे स्ट्रगल जो हैं आपकी लाइफ के पार्ट हैं। अगर आपको हॉस्टल नहीं मिलता है तो आपको ये स्ट्रगल को एंजॉय करना ही पड़ेगा।
मैं ये नहीं कहूंगी कि ये स्ट्रगल करना पड़ेगा, इसको एंजॉय करना पड़ेगा, तभी आप शिमला में सरवाइव कर पाते हो। रूम ढूंढना बहुत ज्यादा मुश्किल है शिमला में, लेकिन अगर आप हिमाचल में भी अच्छे रैंक में आते हो, एचपीयू में भी अगर आपका रैंक बहुत अच्छा है, फर्स्ट सेकंड थर्ड टॉप 5 के रैंक में अगर आप हो, तो आप हॉस्टल लाइफ एंजॉय करते हो। हॉस्टल लाइफ में सबसे बड़ा फायदा तो ये है कि अगर आप के एक्सपेंशंस जो हैं वो बहुत ज्यादा है, एक्सपेंडिचर बहुत ज्यादा है, आप नहीं चाहते हो कि आप ज्यादा खर्च करें, महीने का 5,000 का रूम नहीं ले सकते और उसके ऊपर से 700-800 रुपए बिजली का बिल नहीं दे सकते, 50 रुपए कचरे का नहीं दे सकते, तो हॉस्टल के लिए अप्लाई करना है। हॉस्टल में सबसे पहले आपको ये है कि आपके पैसे जो हैं वो बिल्कुल कम लगते हैं, 4-5 हजार में आप पूरी साल की फीस जो है वो लगभग हो जाती है, और शायद ये थोड़ा ज्यादा भी हो सकता है आने वाले टाइम में, लेकिन बहुत मिनिमल चार्जेस हैं। आप पूरी साल हॉस्टल में रह सकते हो, खाना आपको बना बनाया मिलता है, दोस्त आपको बहुत अच्छे मिलते हैं, रूममेट्स अच्छे मिलते हैं, और आपका एक स्पेसिफिक स्पेस होता है, आप उस स्पेस में रहते हो। बॉयज के लिए तो मुझे नहीं लगता कि टाइम की कोई पाबंदी है, गर्ल्स को थोड़ा सा रात को आना जाने का रहता है, लेकिन वो वाजिब है, उतना होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। मुझे लगता है रात को 8 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक आपको हॉस्टल में रहना है, उसके अलावा आप पूरा दिन क्या कर रहे हैं वो हॉस्टल को कोई लेन देन नहीं है। पानी आपको टाइम का मिल रहा है, हाँ बकेट में स्टोर करना जरूर पड़ सकता है, लेकिन वो स्ट्रगल जो रूम वाले बच्चे करते हैं वो स्ट्रगल आपको नहीं करना पड़ेगा। तो एक किस्म से हॉस्टल बोले तो आपका जो टाइम है वो बहुत ज्यादा बचता है, उस टाइम को आप अपनी पढ़ाई के लिए, आप किसी और एक्टिविटी के लिए यूटिलाइज कर सकते हैं, जो आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो सकता है। तो एक तो पैसा बचाओ, टाइम बचाओ, दो चीजें जो है वो हॉस्टल में आपको मिलती हैं। खाना हॉस्टल का बहुत और अच्छा मैम, है, खाने यस की मैम। कोई शिकायत जो है मुझे नहीं लगता, गर्ल्स हॉस्टल में स्पेशली खाने की शिकायत कोई नहीं है। रूम्स भी अच्छे हैं, मतलब 4-5 हजार रुपए देने के बाद भी अगर आपको वैसे या उससे घटिया क्वालिटी के रूम मिलते हैं, तो वो 4-5 सौ का अगर आपको रूम मिल रहा है तो वो बहुत अच्छा है हॉस्टल का। हाँ हाँ। तो मैम आप थोड़ा सा बच्चों को ये गाइड करें कि किस तरह से आपको इनको और नेक्स्ट एग्जाम से मदद मिल सकती है या फिर मिली भी है, और उसके बाद हम सबमिट करेंगे अपना ओवरऑल एक्सपीरियंस शेयर करना, और फिर हम इसको खत्म करेंगे इस लाइव स्ट्रीम को। दीपक, ये जो ऑल नेक्स्ट एग्जाम की जर्नी है वो हम जब स्कूल में थे, मुझे पता है कि स्कूल में आप और मैं एक ही ग्रुप में थे, और हमने एक ही ग्रुप में अपनी टीचिंग प्रैक्टिस जो है वो पूरी की है। तो किस डेडिकेशन के साथ आपने ऑल नेक्स्ट एग्जाम को चलाया है उस चीज को मैं जानती हूँ, और बहुत सारे बच्चे आपके साथ जुड़े। उन बच्चों को आपने सबसे पहले तो यही बताया कि क्या सिलेबस है, कैसे पढ़ना है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जो हैं वो आपने सॉल्व करवाए, और आप लगातार एमसीक्यूज जो है उनको वो बताते रह रहे हैं। और आपकी सबसे खास बात ये है, जो अभी आपने एचपी टेट के लिए सीरीज निकाली थी जो लेटेस्ट है, वो बहुत अच्छी सीरीज है। मैंने खुद वो बहुत ज्यादा फॉलो की है, मैंने देखी है, रिविजन वाइज बहुत अच्छा है, और एक ही क्वेश्चन के साथ आप 2-3 और क्वेश्चंस जो हैं वो बताए जा रहे हैं, और फोकस आपका सिर्फ और सिर्फ टैट के लिए है, वहीं पे आप वही क्वेश्चंस जो हैं वो बता रहे हैं बार बार। तो ये बहुत ज्यादा फायदेमंद है बच्चों के लिए। प्रीवियस ईयर से आप क्वेश्चंस करवा रहे हो, आप लगातार, आपका चैनल ही नहीं आपका व्हाट्सएप ग्रुप भी है, और उसके थ्रू भी आप लगातार बच्चों को चीजें बता रहे हो, तो ये उनके लिए फायदेमंद है। और मुझे याद है जब आपको आपके स्टूडेंट्स ने कहा था कि सर आपकी वजह से मेरा एचपीयू का बीएड का एंट्रेंस जो है वो क्रैक हुआ है, मैं एचपीयू में पढ़ रहा हूँ, और आपकी वजह से, और वो थैंक्स कह रहे थे, तो आपको भी खुशी हो रही थी, मतलब मैं खुद खुश हो रही थी, तो मैं वो समझ सकती हूँ कि आपने कितनी खुशी का अनुभव किया होगा, कितना गौरवान्वित आप महसूस कर रहे होंगे उस वक्त। तो अभी ऑल नेक्स्ट एग्जाम जो भी देख रहे हैं आप लोग, जरूर दीपक के साथ जुड़िए। और दीपक ने जितना भी मतलब करवाया है वो पूरी डेडिकेशन के साथ करवाया है। ये एक डेडिकेटेड चैनल है, और इससे बेटर मुझे नहीं लगता कि आपको कोई और करवा सकता है, तो जरूर कीजिए। थैंक यू मैम। अब मैम लास्ट सवाल आपसे, अपना ओवरऑल और एचपीयू का दीपक एक्सपीरियंस सबसे बताएं। अच्छी जो बात है ना, साइकोलॉजी वाला पार्ट है। साइकोलॉजी वाला बात है, ओके मैम। थैंक यू। हाँ, सबसे अच्छा साइकोलॉजी वाला पार्ट है। ओके मैम, तो अपना ओवरऑल एक्सपीरियंस आप बताएं, एचपीयू में कैसा रहा,
हमारे साथ कैसा रहा, क्योंकि हमने 4 मंथ मतलब साथ में रहे हैं, हमने एक स्कूल शेयर किया था क्लासेस देने का। तो मैं उस पर थोड़ा सा प्रकाश डालें। क्लासेस का अनुभव, जो बच्चे होते हैं वो मन के सच्चे होते हैं, शैतान होते हैं। लेकिन अगर एक टीचर में बच्चों को हैंडल करने का टैलेंट है तो वही अच्छा टीचर है। टीचर को कभी डांटना नहीं चाहिए, मुझे नहीं लगता। हाँ, डराना बहुत जरूरी है, लेकिन अगर आप बिना मतलब के डांट रहे हैं तो वो कैसा टीचर हुआ। तो ये दीपक, आप बिना डांटे बच्चों को कैसे डरा कर रखना है कि वो पढ़ें भी और आगे बढ़ें भी, तो ये आपसे ही सीखा है। वो रूम प्रिंसिपल सर के कैबिन के साथ वाला रूम जो हमें अलॉट हुआ था, वहां पर बैठ के पूरा दिन फाइल्स बनाना, लेसन प्लान बनाना, और फिर ये भी डिस्कस करना कि ये टॉपिक में मुझे इस तरह से दिक्कत आ रही है, इसको समझाना है तो किस तरह से समझाया जाए, और दीपक के सॉल्यूशन लेकर आना। दीपक ही नहीं, हमारा पूरा ग्रुप जो था वो सॉल्यूशन देता है। जब भी आप ग्रुप में जाते हो तो वहां पे सॉल्यूशंस मिलते हैं आपको। बच्चे जितने भी टीचर ट्रेनी होते हैं वो प्रॉब्लम्स लेकर आते हैं और उसके सॉल्यूशन जो है वो एक दूसरे से निकालते हैं। मौज मस्ती भी बहुत करते हैं। कभी ब्लैक बोर्ड पे लिख रहे हैं, कभी मुझे पता है मैं तो कागज के ही क्राफ्ट बना हाँ भी हाँ क्या हाँ वो, मैंने वही काम शायद किया है। चार्ट बनाने हैं। तो हाँ ये सारे काम जो हैं ये आप सीखते हो स्कूल में। आप जब क्लास में जाते हो तो बिल्कुल टीचर बन जाते हो, और जैसे स्कूल से बाहर निकलते हो तो आपको याद आता है कि ओहो, अभी तो हम पढ़ रहे हैं, हम खुद अभी पढ़ने हाँ। वाले हैं। तो ये सारे मिले जुले एक्सपीरियंस रहते हैं। आप टीचर भी नहीं होते हैं, आप स्टूडेंट भी नहीं होते हैं। कुछ बच्चे लगातार नमस्ते जी करते जाते हैं और किसी को आप नमस्ते करते रहते हो। तो लाइफ का एक बहुत ही खूबसूरत पार्ट है जो 4 महीने की टीचर प्रैक्टिस रहती है। तो टीचिंग प्रैक्टिस में जरूर सबको बढ़ चढ़ कर भाग लेना चाहिए, भागना तो बिल्कुल नहीं चाहिए उससे। और लेसन प्लान बहुत अच्छे से बनाओ, क्योंकि वो आपको हेल्प करते हैं। अगर लेसन प्लान अच्छे से नहीं बनाओगे तो समझ नहीं आएगा कि इस लेसन को डिलीवर कैसे किया जाना है। तो 100 लेसन प्लान बहुत ज्यादा की नहीं, 10-20 अगर अच्छे से बना लिए तो बाकी के बनते जाते हैं। ठीक है मैम, आपको ये बहुत मेरा बहुत। एक्सपीरियंस है। ओके मैम, आपका कोई सवाल हो तो हम आपका जवाब देने में बिल्कुल लोग करेंगे। आप मेरा आपसे सवाल ये है कि आप कमीशन के लिए जो आपने सीरीज शुरू करनी है, अभी तो आपने टैट के लिए पीछे शुरू की थी, लेकिन आप कमीशन के लिए कब शुरू करना चाहती हूँ? मैम, कमीशन के लिए सोचा तो था मेरा कि अभी डाटा केमिस्ट्री खत्म में हो स्टार्ट गया। करूंगा। ओके। तो चलो कोई बात नहीं, इसका जवाब मैं आपको कभी बाद में दे दूंगा, क्योंकि हम जल्दी ही उसके लिए भी कुछ सोचेंगे। अभी मैं बीएड के लिए टोटली डेडिकेटेड हो चुका हूँ। और मुझे लगता है कि अब स्ट्रीम आगे नहीं बढ़ पाएगी, तो हम इसी को यहीं पे समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद किरण मैम, आप हमारे चैनल पे आए और अपना थोड़ा बहुत अपने सहयोग दिया, बच्चों को गाइड किया। तो बहुत बहुत शुक्रिया थैंक यू आपका। दीपक, तो आपका बहुत बहुत थैंक यू कि आपने मुझे बुलाया, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो इसी के साथ हम अपनी लाइव स्ट्रीमिंग को यहीं समाप्त करते हैं। आपका दिन शुभ रहे सबका। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।